नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई सालों से हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में होने वाले एडमिशन के बारे में वीडियोस के माध्यम से जानकारियां देते आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आने वाले सत्र यानी कि 2026-27 में केंद्रीय विद्यालयों में होने वाले एडमिशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप आने वाले सत्र में अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी जानकारी लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में आगे हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी सेवा प्राथमिकता श्रेणी क्या होती है। दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स के मन में ये होता है कि केंद्रीय विद्यालयों में सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले माता पिता के बच्चों का एडमिशन होता है। तो दोस्तों, ये कितने हद तक ये बात सच है, इसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद दोस्तों, एज क्राइटेरिया। अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की एज क्या होनी चाहिए, एज के हिसाब से किन क्लास में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, ये भी हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, एडमिशन में जो रिजर्वेशन मिलता है वो कितना किसको मिलता है, कौन सी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिलेगा, ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, एडमिशन में किनको स्पेशल प्रोविज़न मिला हुआ है, ये भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है जो कि आपके एंट्री लेवल की क्लासेस होते हैं उनमें एडमिशन के लिए। तो दोस्तों, ऐसे में जो फैक्टर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। दोस्तों, अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, आपके पास जो भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होंगे उन्हीं के आधार पर आपके बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालयों में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आरटीई एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों, जो आरटीई फ्री वाले एडमिशन होते हैं वो भी केंद्रीय विद्यालयों में उनका भी प्रावधान है। तो दोस्तों, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, आरटीई एडमिशन के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर हम इस वीडियो में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और ये सारी जानकारी एक एक करके अच्छे से आपको देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेवा प्राथमिकता श्रेणी क्या होती है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालयों में जो है ये प्रायोरिटी कैटेगरी चलती है जिनको कि कई तरीके से बांटा गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सिविल या डिफेंस सेक्टर का होता है, दूसरा जो है वो अलग कैटेगरी का होता है, उसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो केंद्रीय विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर की कैटेगरी के आते हैं उनमें क्या प्रायोरिटी चलती है। तो दोस्तों, ये कैसे पता चलेगा कि आपका केंद्रीय विद्यालय सिविल या डिफेंस सेक्टर का है। तो दोस्तों, ये जब आपको पता चलेगा जब आप अपने बच्चे का फॉर्म भरने लगेंगे। तो वहाँ पर जब आप केंद्रीय विद्यालय का चुनाव करते हैं कि आपको किस केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, तो जैसे ही आप केंद्रीय विद्यालय का नाम चुनते हैं तो वहाँ पर लिख कर आ जाता है कि ये केंद्रीय विद्यालय सिविल डिफेंस सेक्टर का है या फिर दूसरे सेक्टर का है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो प्राथमिकता मिलती है एडमिशन में, सबसे पहली प्रायोरिटी जिसको मिलती है वो होते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे या फिर एक्स सर्विसमैन के बच्चे। तो दोस्तों, जो केंद्र सरकार की नौकरी करते हैं माता पिता, उनके बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं, भले ही उनकी जो जॉब हो ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल जॉब हो, उनको जो है पहली प्राथमिकता मिलती है एडमिशन में। इसी तरीके से जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी पहली प्राथमिकता दी जाती है सिविल या डिफेंस सेक्टर के केंद्रीय विद्यालयों में। उसके बाद दोस्तों, जो दूसरी प्राथमिकता मिलती है वो मिलती है जो केंद्र सरकार के ऑटोनॉमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग हैं, इनको मिलती है। इनमें काम करने वाले माता पिता के बच्चों को मिलती है। तो दोस्तों, ऑटोनॉमस बॉडीज क्या होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होती हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग क्या होता है। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, आपका पीएसयू है बीएचईएल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये सब जो है आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंतर्गत आते हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा मैनेज किए जाते हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के तौर पर जैसे आपका एनआईटी हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जैसे आपकी केंद्र की यूनिवर्सिटी हो गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, इनमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके जो बच्चे होंगे वो उनके उनके एडमिशन में जो है वो दूसरी प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं या फिर एक्स सर्विसमैन के एम्प्लॉई हैं उनको पहली प्राथमिकता, उसके बाद फिर दूसरी प्राथमिकता मिलेगी जो कि ऑटोनॉमस बॉडी,
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों जो तीसरी प्राथमिकता मिलती है वो जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके बच्चों को मिलती है, भले ही उनकी जॉब जो है वो ट्रांसफरेबल हो या फिर नॉन ट्रांसफरेबल हो। इसी तरीके से दोस्तों जो चौथी प्राथमिकता दी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है, इनको दी जाती है। तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कैसे होते हैं? तो दोस्तों उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि जल निगम है, इस तरीके से जो है इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है माना जा सकता है। और इसी तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो स्टेट की यूनिवर्सिटी हैं या फिर स्टेट के गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, उनको जो है इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट माना जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जो सबसे कम प्राथमिकता मिलती है वो उनको मिलती है जो इन चारों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि उन बच्चों को मिलती है जो कि जिनके जिनके माता पिता ना तो स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी नौकरी करते हैं और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में वो बच्चे पाँचवीं प्राथमिकता पे आएंगे। तो दोस्तों इनको सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट भी लिख के आ रहा है कि प्रेफरेंस इन एडमिशन टू द वार्ड्स विल बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ द पेरेंट्स इन द लास्ट 7 ईयर। तो दोस्तों इन चारों कैटेगरीज में, जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का बच्चा है, दो बच्चों ने फॉर्म भरा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा है और दूसरा भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा है। तो दोस्तों अब इनको कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसको पहले एडमिशन मिलना चाहिए? तो दोस्तों ये भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों की जो कास्ट कैटेगरी है वो भी सेम है, ये भी बच्चा जनरल कैटेगरी में आता है और दूसरा बच्चा भी जनरल कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि दोनों बच्चों में से किन बच्चे के माता या पिता जिनके सर्विस के आधार पर एडमिशन की डिमांड की जा रही है, उनका पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफ़र किसके ज़्यादा हैं। जिन बच्चे के माता पिता के पिछले 7 साल में नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादा होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब यह हुआ। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सेवा प्राथमिकता श्रेणी है वो जो दूसरे तरीके के केंद्रीय विद्यालय होते हैं जिनको कि केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग माना जाता है, तो इनमें कैसे लगती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है वो उन कर्मचारी के बच्चों को मिलती है जो कि उसी प्रोजेक्ट सेक्टर के केंद्रीय विद्यालय में या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में जो है वो काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों IIT हो गया, आपका IIT मुंबई हो गया। अब IIT मुंबई का अपना ही केवी है, इसी तरीके से IIT BHU का अपना केवी है। तो दोस्तों वहाँ पर जिन बच्चे के माता पिता काम करते होंगे, अगर बच्चा वहीं के केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरा तो उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। इसी तरीके से अगर कोई प्रोजेक्ट सेक्टर का स्कूल है, सपोज दैट ऑयल इंडिया का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है और वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाया गया है, तो अगर ऑयल इंडिया जो है उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो दोस्तों वहाँ के केंद्रीय विद्यालय में अगर वहाँ के कर्मचारी ने अपने बच्चे का फॉर्म भरा तो उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरी जो प्राथमिकता मिलती है वो सेम पिछले की तरह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या फिर एक्स सर्विस मैन के एम्प्लॉय को। उसके बाद तीसरी जो प्राथमिकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है उनके बच्चों को। और इसी तरीके से जो चौथी प्राथमिकता है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के बच्चों को मिलती है। और इसी तरीके से जो पांचवी प्राथमिकता है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो कि ऑटोनोमस बॉडी या भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो कि स्टेट गवर्नमेंट के हैं उनमें काम करते हैं उनको मिलती है। और इसी तरीके से सबसे कम प्राथमिकता जो इन पांचों कैटेगरी में से किसी में नहीं आते हैं उनको मिलती है। जैसे कि दोस्तों जिन बच्चों के माता पिता ना तो इस पहली कैटेगरी वाले में काम करते हैं ना ही उनकी सरकारी नौकरी है, तो दोस्तों उनको जो है सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि जो प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन में वो बच्चे के पेरेंट्स का पिछले 7 साल में कितनी नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं उसके आधार पर डिटरमाइन किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सर्विस जो है ये सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी आपको समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं कि बच्चों का जो एज क्राइटेरिया है वो क्या होगा, क्लासेस के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अ चाइल्ड मस्ट बी 6 year old फॉर क्लास 1 एज ऑन 31st March इन द एकेडमिक ईयर इन विच एडमिशन इज sought। तो दोस्तों अगर आपका बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेना चाहता है तो उसकी जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए 31 मार्च को 6 साल जिस भी सेशन में वो एडमिशन लेना चाहता है। जैसे कि 2026-27 में अगर आपका बच्चा जो है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहता है क्लास 1 में, तो आपके बच्चे की जो उम्र है वो 31 मार्च 2026 को 6 साल कंप्लीट होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइल्ड बॉर्न ऑन 1 अप्रैल ऑल्सो बी कंसिडर, तो यहाँ पर जो बच्चा 1 अप्रैल को पैदा हुआ है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट है
केंद्रीय विद्यालयों में वो जो बताई गई है यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से बताई गई है। तो दोस्तों वो टेबल हम आपको आगे दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपका बच्चा दुर्भाग्यवश चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स यानी कि दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उसको 2 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा। तो दोस्तों आपका बच्चा अगर दुर्भाग्यवश CSWN चाइल्ड विद स्पेशल नीड की कैटेगरी में आता है यानी कि दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उसको जो है 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एज में। इसी तरीके से दोस्तों क्लास 11th में एडमिशन के लिए जो है कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि बच्चा जिस साल एडमिशन लेना चाहता है उसी साल में अपनी कक्षा 10वीं की परीक्षा को पास किया हो। इसी तरीके से क्लास 12th के लिए भी कोई जो है वो एज की लिमिट नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये बताया गया है कि अगर क्लास 12th में बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसने कंटिन्यूअस जो है पढ़ाई की हो, यानी कि 11th के बाद डायरेक्ट 12th में एडमिशन ले, क्योंकि 11th क्लास वो करने के बाद डायरेक्ट 12th में एडमिशन हो, बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको ये टेबल के माध्यम से बताते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों क्लास 1 में एडमिशन के लिए आपके जो बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो 6 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 8 साल से कम होनी चाहिए 31 मार्च 2026 को। इसी तरीके से क्लास 2 में एडमिशन के लिए आपके बच्चे की जो एज है वो 7 साल कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन 9 साल से कम होनी चाहिए। क्लास 3 में एडमिशन के लिए 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए, 10 साल से कम होनी चाहिए। 4th में 8 साल कंप्लीट होनी चाहिए, 10 साल से कम होनी चाहिए। 5th में 9 साल कंप्लीट होनी चाहिए, 11 साल से कम। 5th में 6th में 10 साल कंप्लीट होनी चाहिए, 12 साल से कम। 7th में 11 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए, 13 ईयर से कम होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों 7th में 11 ईयर होनी चाहिए और 13 ईयर से कम होनी चाहिए। 8th में 12 ईयर। इस तरीके से यहाँ पर टेबल में बताया गया है। दोस्तों आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए इसको रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन इन एडमिशन। तो दोस्तों एडमिशन में कैटेगरी के हिसाब से कैसे कैसे रिजर्वेशन मिलता है ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं उनको 15% रिजर्वेशन दिया जाता है, 15% रिजर्वेशन मिलता है अनुसूचित जाति के बच्चों को। इसके बाद शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनको 7.5% 7.5% जो है वो आरक्षण दिया जाता है। और इसी तरीके से अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको 27% रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण दिया जाता है। और इसी तरीके से चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो बच्चा दिव्यांग की श्रेणी में आता है उसको 3% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। हालांकि इन सब रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए आपके पास इससे संबंधित जो प्रमाण पत्र हैं वो होने चाहिए। जैसे कि अगर आपको कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन लेना है तो इससे संबंधित आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि वैलिड होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि स्पेशल प्रोविज़न किनको मिला हुआ है। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में उन बच्चों को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है जो कि बच्चे दुर्भाग्यवश कोविड-19 के पैंडेमिक में वो जो है अनाथ हो गए हैं, उनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई है। तो ऐसे बच्चों को PM केयर फंड के माध्यम से जो है वो उनको जो है यहाँ पर एडमिशन का प्रोविज़न दिया गया है। तो दोस्तों ये जो एडमिशन होगा वो जो लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक ज़िले से सिर्फ जो है 10 बच्चों को पर केवी और मैक्सिमम 2 बच्चों को पर क्लास जो है वो ये प्रोविज़न दिया जाएगा। और दोस्तों इन बच्चों को किसी भी तरीके की जो है वो फीस केंद्रीय विद्यालयों में नहीं देनी पड़ेगी फ्रॉम क्लास 1 to 12th। तो इनको जो है ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड या फिर विद्यालय विकास निधि के तौर पे जो फीस लिया जाता है उससे जो है छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों ऐसे में ये बच्चा जो है वो PM केयर्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि आपके बच्चे के एडमिशन के लिए आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों अभी फॉर्म निकलने में टाइम है, तो आपसे निवेदन है कि ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी सही हैं उनको आप बनवा लीजिए ताकि एडमिशन के टाइम पर रश ना हो और आप टाइमली फॉर्म को अप्लाई कर सकें ताकि आपके बच्चे का टाइमली एडमिशन हो सके। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है इसके बिना आप अपने बच्चे का फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही आपको अपने बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना होता है और आपको अपने बच्चे की फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो दोस्तों फॉर्म भरते टाइम ही अगर आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको फॉर्म भरने में ही दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके बच्चे का होना चाहिए। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये आपका ऑनलाइन वाला होना चाहिए और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम से बना हुआ होना चाहिए। और अगर बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से है तो
ग्राम पंचायत या फिर जो आपका ऑनलाइन वाला होता है वहाँ से बना हुआ होना चाहिए, ताकि वो ऑनलाइन जो उसको वेरीफाई किया जा सके। बहुत से लोग हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र लगाते हैं जो कि वैलिड नहीं माना जाता है, तो ऑनलाइन वाला होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व्ड कास्ट कैटेगरी से आते हैं और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है आपका या आपके बच्चे का, तो दोस्तों आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसका लाभ ले सकते हैं। अगर बच्चा एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस इन सब कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इससे संबंधित अगर आपके पास आपका या आपके बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप उस कास्ट कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद दोस्तों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये अगर बच्चा दुर्भाग्यवश दिव्यांग की श्रेणी में आता है और बच्चे के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है जो कि सीएमओ के द्वारा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो है जारी किया जाता है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर बच्चे के पास है तो इस केस में वो बच्चा डिसेबिलिटी का जो कॉलम है उसको टिक कर सकता है और रिजर्वेशन का जो 3% रिजर्वेशन का लाभ है उसको ले सकता है, और उसको एडमिशन में थोड़ी सी आसानी होती है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो सर्विस सर्टिफिकेट, या सर्टिफिकेट उन माता पिता को देना होता है जो कि सर्विस करते हैं, सरकारी सर्विस करते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी में हो या फिर राज्य सरकार की नौकरी में है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो कि बच्चे के माता पिता के ऑफिस से जो है वो जारी किया जाता है, जो उनके ऑफिस के हेड हैं उनके द्वारा जारी किया जाता है। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, अगली वीडियो में हम आपको फॉर्मेट दिखाएंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मेट होता है और किस तरीके से आपको इसको अपने ऑफिस के हेड के द्वारा बनवाना होता है। तो दोस्तों बच्चे के माता पिता अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो ये सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी होती है वो डिसाइड होती है और इसी के बेसिस पर बच्चे का एडमिशन होता है। तो दोस्तों ये भी आप तैयार करके रख लें। यहाँ पर ये भी मेंशन करना होता है कि बच्चे के माता या पिता जिनके सर्विस के आधार पर एडमिशन के लिए डिमांड की जा रही है, उनका पिछले 7 साल में कितने नंबर ऑफ ट्रांसफ़र हुए हैं, और उन ट्रांसफ़र्स की पूरी डिटेल्स भरनी होती है कि कब से कहाँ हुई है, कितनी डिस्टेंस कितनी थी, कितने से कितने टाइम तक वहाँ पर रुके थे, और ट्रांसफ़र ऑर्डर का जो नंबर वगैरह है वो सब वहाँ पर मेंशन करना होता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर रिटायरमेंट। तो दोस्तों ये सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र, अगर ये एप्लीकेबल होता है तब इसको देना है, अदरवाइज ये बहुत रेयर होता है। उसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, बच्चे के पते का प्रमाण पत्र। तो दोस्तों बच्चे के पते के प्रमाण के पत्र पर आप ऐसा कोई भी सरकारी दस्तावेज दे सकते हैं जिनमें कि बच्चे का जो पता है वो वेरीफाई हो सके। तो इसके लिए आप बच्चे के माता पिता का ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बच्चे के माता पिता का बिजली का बिल जो कि 3 महीने से पुराना ना हो, गैस का बिल, ये सब जो है आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के तौर पर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बच्चे का जो लेटेस्ट फ़ोटो है वो होना चाहिए, जिसमें कि बच्चे का जो फेस है वो साफ़ सुथरा दिखे और क्लियरली फ़ोटो क्लियर हो, ब्लर वगैरह ना हो, धुंधली फ़ोटो ना हो। उसके बाद दोस्तों डिस्टेंस सर्टिफिकेट, अगर आप आरटी कैटेगरी में अपने बच्चे का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको एक डिस्टेंस सर्टिफिकेट देना होता है जो कि स्वप्रमाणित होता है। इसके लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होता है, इसको आप एक ब्लैंक पेपर पर लिख कर स्वप्रमाणित करते हैं कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो इतने किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों इस बात को ध्यान में रखें कि ये भी जानकारी आपको सही देनी है, क्योंकि अगर आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो उस केस में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा इस सर्टिफिकेट को जो आपने स्व प्रमाणित करके दिया है, इसकी जो दूरी है इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है और जानकारी गलत पाए जाने पर आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो रद्द किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आरटीई एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों आरटीई कैटेगरी क्या होती है? तो दोस्तों ये जो एडमिशन होते हैं ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत होते हैं। इस कैटेगरी में वो बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो कि दुर्बल वर्ग या फिर अलाभित समूह से आते हैं। तो दोस्तों दुर्बल वर्ग या अलाभित समूह में कौन से बच्चे आते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि दुर्बल वर्ग या फिर अलाभित समूह में कौन कौन से बच्चे आते हैं। तो दोस्तों दुर्बल वर्ग या फिर अलाभित समूह में ऐसे बच्चे आते हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, या फिर सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से, या फिर ऐसा कोई भी ग्रुप जो किसी न किसी तरीके से पिछड़ा रह गया हो, चाहे वो सोशली हो, कल्चर के हिसाब से हो, इकोनॉमिक हो, जियोग्राफिक हो, भाषा के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, किसी भी तरीके से अगर वो पिछड़ा रह गया है तो वो जो है डिसएडवांटेज ग्रुप में या फिर अलाभित समूह में आता है। इसी तरीके से अगर बच्चा चाइल्ड विथ स्पेशल नीड या फिर ऐसी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा हो जिसको
उससे संबंधित जो है उसके पास प्रमाण पत्र है, तो वो जो है डिसएडवांटेज ग्रुप में आता है। उसी तरीके से वीकर सेक्शन में वो बच्चे आते हैं जिनकी माता पिता या फिर गार्जियन की जो मिनिमम एनुअल इनकम है वो वहाँ के सरकार के द्वारा डिफाइन की गई लोअर इनकम से कम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर किसी स्टेट में अगर लो इनकम ग्रुप को ऐसा माना जाता है कि माता या पिता या गार्जियन की जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम है, तो वो बच्चा जो है वो लो इनकम ग्रुप में आएगा, तो दोस्तों उसको वीकर सेक्शन में काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों इससे संबंधित आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो बच्चा जो है वो वीकर सेक्शन में आता है। दोस्तों इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको अलग से बना के दूंगा और उसमें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए ये आप जान लीजिए कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप में है वो ये कैटेगरी है और जो वीकर सेक्शन में है वो ये कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी देते हैं आरटी एडमिशन से संबंधित। तो दोस्तों एक तो ये हो गया कि आप इन 2 ग्रुप से बिलोंग करते हैं या नहीं आरटी में एडमिशन के लिए। तो दोस्तों आरटी एडमिशन का एक फ़ायदा और भी है। देखिए, बहुत से लोगों का मानना है कि केंद्रीय विद्यालयों में सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन होता है जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं। तो दोस्तों आरटीई कैटेगरी उनके लिए एक वरदान है जिन बच्चों के माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा या बच्चे के माता पिता वो डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन में आने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक डिस्टेंस का भी क्राइटेरिया जो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों जो आरटी एडमिशन होता है इसमें केंद्रीय विद्यालय में जो एंट्री लेवल क्लासेस हैं उनमें जो है, जैसे कि एक क्लास में अगर 40 सीटें हैं तो 40 में से जो 10 सीटें होती हैं यानी कि 25% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व्ड होती हैं आपकी आरटी कैटेगरी से भरने के लिए। तो दोस्तों 40 में से 10 सीटें काफ़ी मायने रखती हैं। अगर एक क्लास में 4 सेक्शन हैं तो 4 सेक्शन के आधार पर टोटल 40 सीटें जो होती हैं वो आरटी एडमिशन के जरिए भरी जाती हैं। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है उन बच्चों को जो कि सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी में नहीं आते हैं, जिन बच्चे के माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डिस्टेंस का क्या क्राइटेरिया है आरटी एडमिशन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ से अगर आपके घर की दूरी 5 किलोमीटर के रेडियस में है, अगर आप जो है शहरी क्षेत्र में आते हैं तो तभी आपका जो फॉर्म है वो आरटी की कैटेगरी में जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की रेडियल डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर की रेडियस में है, तो दोस्तों तभी आपका जो फॉर्म है वो आरटी की कैटेगरी में जाएगा। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप अपने बच्चे का फॉर्म ऐसे केंद्रीय विद्यालय में भर रहे हैं जहाँ पर आपके घर से केंद्रीय विद्यालय की दूरी अगर शहर में है तो 5 किलोमीटर के रेडियस में है, तो दोस्तों तो आपका फॉर्म जो है वो आरटी की कैटेगरी में जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो 8 किलोमीटर के रेडियस में होगी, तभी आपका जो फॉर्म है वो आरटी की कैटेगरी में जाएगा। तो दोस्तों बाकी अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर वीकर सेक्शन से भी आते हैं तो भी आपका फॉर्म वो आरटी की कैटेगरी में नहीं जाएगा जब तक आप ये डिस्टेंस का क्राइटेरिया जो है वो फॉलो नहीं करते हैं। तो दोस्तों ऐसा किस लिए किया गया है, ऐसा जो है लोकल लोगों को पढ़ाई के लिए इनकरेज किया गया है, उनको जो है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करें और आरटी एडमिशन में वो प्रतिभाग करें। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये आरटी एडमिशन का प्रोविज़न है। दोस्तों यहाँ पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंस शैल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको रेजिडेंस का प्रूफ देना होता है अगर आप आरटी के तहत, अगर आपने 5 किलोमीटर वाला ऑप्शन चूज़ किया है शहरी क्षेत्र में और अगर आपने 8 किलोमीटर वाला ऑप्शन चूज किया है ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपको जो है वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस वो जो है देना होता है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो बताया था कि एक जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी लिख कर देना होता है कि हमारे घर से जो केंद्रीय विद्यालय की दूरी है वो इतनी किलोमीटर है और उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है ये आरटी एडमिशन जो है वो केंद्रीय विद्यालय में होते हैं। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक जो थे वो केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों अभी ये जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की ये सबसे लेटेस्ट जानकारी है जो कि एडमिशन गाइडलाइन के हिसाब से है। तो दोस्तों जब भी एडमिशन 2026-27 के स्टार्ट होंगे तो उससे संबंधित जो नई वाली गाइडलाइन होगी वो आती है। अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे, मोस्ट प्रोबेबली यही सारी चीज़ें कंडीशंस रहती हैं, थोड़े बहुत अगर चेंजेस होते हैं तो वो भी नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों इनमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और दोस्तों ऐसी ही वीडियो
लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल वाला आइकन, घंटी वाला जो निशान है, इसको ज़रूर दबाएं ताकि सारी वीडियो आपको टाइमली मिले। क्योंकि जो ये वीडियो है एडमिशन से रिलेटेड है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती हैं। क्योंकि दोस्तों एडमिशन भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। अगर एडमिशन का डेट निकल गया तो फिर आपको पूरा 1 साल इंतज़ार करना होता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चे की एज भी चली जाती है, तो पेरेंट्स पछताते पछताते रह जाते हैं। इसलिए अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सारी वीडियो सीधे आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी होंगी उनमें डिटेल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय